नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट 30 अक्टूबर को देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में शुरू हुआ, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता रही गढ़वाल हीरोज की टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। मीडिया से मुखातिब सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रतिभाओं को बेहतर मौका मिलता है। के जो आयोजन है, ये आयोजन हमारे यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं उन सभी को एक अवसर देते हैं, एक खेलने का मैदान है, खेलने का अवसर प्रदान करते हैं। उन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है और हम सरकार की तरफ से भी प्रतिबद्ध हैं कि हर क्षेत्र में, जैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर खेलो इंडिया के तहत तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं और हमारा यह भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करें। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधि दल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल के मुख्यमंत्री को स्टिकर एवं ध्वज लगाया। मुख्यमंत्री ने अंशदान देते हुए कहा कि अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट एवं गाइड से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अनुशासन, सेवाभाव और परोपकार के कार्यों में भारत स्काउट एवं गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर उत्तराखंड से मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड सीमा जौनसारी, भारत स्काउट एवं गाइड से रविंद्र मोहन काला, बीएस रावत समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, ऐसे में हम निष्पक्ष परीक्षाओं हेतु जल्द ही उत्तराखंड में सख्त अध्यादेश लाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृति को संवारने का कार्य हो रहा है। सीएम धामी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की डेडलाइन दिसंबर 2023 बताई। उन्होंने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रोपवे का शिलान्यास भी हो चुका है। साथ ही बद्रीनाथ धाम के भव्य निर्माण हेतु मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। तो उत्तराखंड में 30,000 सरकारी पदों पर अब भर्ती की जाएगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इन भर्तियों पर नकल को लेकर के भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सीधे तौर पर योग्यता के आधार पर ही सरकारी नौकरी अब मिलेगी। जो योग्य होगा उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। नकल रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त अध्यादेश भी लेकर आएगी। जो भी व्यक्ति नकल करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है। सीएम ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की डेडलाइन भी 2023 बताई है कि 2023 तक केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, वहां पर जो भी कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के भव्य निर्माण के लिए भी मास्टर प्लान बनकर तैयार किया जा चुका है और इस पर भी काम जो है वो जल्दी ही शुरू किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है और इस पुरस्कार के लिए गठित की गई समिति की संस्तुति पर देश की महान विभूतियों को इसके लिए चुना गया। इनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। इस बार 5 विभूतियों को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है, जिनमें वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, जनकवि और लेखक स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरधा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले स्वर्गीय वीरेन डंगवाल का नाम शामिल है। जीते जी और बहुत सारे ऐसे काम जिसके कारण से उत्तराखंड का नाम पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने किया है, ऐसे महानुभावों को
हम लोगों ने सम्मानित करने का फैसला किया है और उनको सम्मानित करके हम सब कहीं ना कहीं स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं भी गौरवान्वित हो रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी और उत्तराखंड के लोग उनसे प्रेरणा लें, इसलिए हमने ये सम्मान का कार्यक्रम रखा। अपने जीते उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एक रूपता लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में एक स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे, जिस पर वन विकास निगम की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन रॉयल्टी की दरों में एक समान रूपता लाने से अवैध खनन में कमी आएगी, तो वहीं निर्माण सामग्री भी सस्ती होने से आम जनता को राहत मिलेगी। रही थी कि वन विकास निगम के द्वारा जो रॉयल्टी और उसके साथ जो एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बाकी जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने 3 बार बैठक कर ली है वन विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ। फॉरेस्ट विभाग के भी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। उसमें कुछ जो लीगल या आप समझिए कि कोई ऐसे वैधानिक जो चार्जेस हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट क्षेत्र में जो काम होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका मेंटेनेंस करना, उसका मैनेजमेंट करना। तो उस वजह से कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने अनुरोध किया था प्रमुख सचिव वन साहब को। तो उन्होंने कहा है कि हम उसको रिव्यू करके देख लेते हैं कि जो भी लीगल ड्यूज़ हैं वो तो लिए जाएं, उसके अलावा अगर कोई और रेट कम किए जा सकते हैं या वन विकास निगम के अपने कोई चार्जेस कम किए जा सकते हैं तो उसको किया जाए। वहीं हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने बाजपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट ममता बिष्ट की हत्या के मामले में किच्छा के रहने वाले अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने और एसएसपी पंकज भट्ट ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया अशरफ किच्छा का रहने वाला है। आरोपी अशरफ कुछ समय पहले महिला के घर में ग्रिल वेल्डिंग का कार्य कर चुका है। मृतका ममता बिष्ट हत्यारे को अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए उसने उसको घर में आने दिया। इस बात का फायदा उठाकर हत्यारे अशरफ उर्फ भूरा ने ममता बिष्ट की हत्या की और घर में रखे सोने के आभूषण चोरी किए, जिसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने लूटी हुई नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं। हमारा सिपाही था शंकर बिष्ट, इसकी पत्नी की जो 3 तारीख को हत्या हो गई थी मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत। पुलिस ने आज जो है इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें जो है मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा ये रहने वाला जो है ये सुनहरी किच्छा का है। तो इसको अरेस्ट कर पुलिस ने इसके पास से घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल और जितना भी जो सोना गया हुआ था लगभग 3 लाख उसका, वो सारा बरामद कर लिया है। और उसकी मोटरसाइकिल, जूते, कपड़े तो सारी 100% रिकवरी है। एक अच्छी घटना का जो है पुलिस ने रात दिन मेहनत करके जो है इसमें लगभग 500,000 के करीब पुलिस ने जो है इसमें सीसीटीवी कैमरे इसमें देखे हैं। इसमें हमारी 4 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने एक अच्छा जो है एक टेक्निकल और फील्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है ये घटना का खुलासा, एक चैलेंजिंग घटना थी पुलिस के लिए। वहीं कांग्रेस ने बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ के बाद सीमांत गांव माड़ा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के पहले दिन की शुरुआत प्रदेश की अंकिता भंडारी को समर्पित कर हत्याकांड के मूल प्रश्नों के साथ मुद्दा जनता के बीच में उठाया जाएगा। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के पास स्थित माड़ा गांव से सोमवार को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा पांडुकेश्वर, गोविंद घाट से होते हुए पीपल कोठी, चमोली, गोपेश्वर सहित जिले के अलग अलग हिस्सों में चलेगी। ये यात्रा शहरी क्षेत्रों में पैदल व अन्य क्षेत्रों में गाड़ी से चलेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, भर्ती घोटालों के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों का कोई जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं आता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चाहे नेता प्रतिपक्ष का है,
कांग्रेस के विधायकों का हो या फिर स्वयं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया पत्र हो। उस पत्र का मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आता, जो गंभीर विषय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव रहता है, लेकिन कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के पास इतना तो समय होता है कि वो जनप्रतिनिधियों के विपक्षी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब दे सके। लेकिन उत्तराखंड में ये शिष्टाचार भी नहीं हो रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास देखिए स्वयं इतना समय नहीं होता, हम समझ सकते हैं इसको, लेकिन उनके स्टाफ को ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि अगर मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष या सीएलपी या कोई अन्य साथी अगर कोई पत्र लिखता है, वैसे भी सामान्य शिष्टाचार है, अगर कोई पत्र माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रियों को लिखा जाता है तो उसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। और ये देखने में आ रहा है कि इसमें गंभीरता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास देखिए स्वयं। उत्तराखंड बीजेपी ने घोषित किए हैं नए जिला अध्यक्ष का नाम। 19 नए सांगठनिक जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। हरिद्वार में मदन कौशिक गुट को झटका मिला है। निशंक के करीबी संदीप गोयल हरिद्वार महानगर अध्यक्ष बने हैं। उत्तरकाशी से सत्येंद्र राणा को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड में बीजेपी ने नए सांगठनिक जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी और इस बार सांगठनिक रूप से पार्टी ने 19 जिले बनाए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की माने तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई। बीजेपी की सूची के मुताबिक उत्तरकाशी से सत्येंद्र राणा को जिलाध्यक्ष बनाया, जबकि टिहरी से राजेश नौटियाल को जिलाध्यक्ष घोषित किया है। वहीं रमेश मेखुरी को चमोली का जिलाध्यक्ष बनाया गया। रुद्रप्रयाग में महावीर पंवार को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई। देहरादून ग्रामीण से मीरा सिंह तो देहरादून महानगर से सिद्धार्थ अग्रवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऋषिकेश से रविंद्र राणा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार से संदीप गोयल को जिलाध्यक्ष बनाया। रुड़की से शोभाराम प्रजापति को जिलाध्यक्ष बनाया। सुषमा रावत को पौड़ी जिले की कमान सौंपी गई। कोटद्वार से वीरेंद्र सिंह रावत तो पिथौरागढ़ से गिरीश जोशी को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं बागेश्वर से इंद्र सिंह फरसवाड़ तो रानीखेत से लीला बिष्ट को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। उधर अल्मोड़ा से रमेश बहुगुणा और चंपावत जिले से निर्मल मेहरा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा नैनीताल से प्रताप बिष्ट, काशीपुर से गुंजन सुखीजा और उधम सिंह नगर जिले से कमल जिंदल को सांगठनिक जिलाध्यक्ष बनाया गया। जनता पार्टी में लगातार संगठन का कार्य होता रहता है। हमारे यहाँ अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। सभी 19 जिला अध्यक्ष जो हमारे संगठनात्मक जिले भी हैं, प्रशासनिक जिले भी हैं, उनके अध्यक्ष नियुक्त हैं। उन सबको बधाई और शुभकामनाएं हैं। उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जनपद स्तर पर पार्टी मजबूत और लोकप्रिय होगी। सभी अनुभव रखने वाले कार्यकर्ता हैं। उनका अनुभव पार्टी की मजबूती प्रदान करेगा। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर, शक्ति केंद्र पर पार्टी मजबूत होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ में उनकी नियुक्तियां हुई हैं और सभी लोग अपना तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगातार संगठन का कार्य होता रहता है। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश बहुगुणा को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी। रमेश बहुगुणा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चौधान पाटा में मिठाई बांटकर आतिशबाजी की, तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि रमेश बहुगुणा का संगठन में लंबा अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने पूरे प्रदेश के 19 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और अल्मोड़ा जिले का सौभाग्य है कि बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता रमेश बहुगुणा जी, जिनका संगठन में बहुत लंबा अनुभव है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सफलताएं हासिल करती जा रही है, वो सफलताएं और आगे बढ़ेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है सभी कार्यकर्ता आज बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करे। वहीं सितारगंज के बीजेपी नेता कमल जिंदल को उधम सिंह नगर बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया। कमल जिंदल ने 2024 में प्रचंड बहुमत से जीत का दम भरा। लोग तो अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हर समय हर चुनाव के लिए तैयार है। अब सबसे पहले निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है। तो इस चुनाव से पहले बूथ स्तर पे शक्ति केंद्र जो हमारे हैं रखना है, उसी स्तर पे
दरी बैठक करने का मेरा इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितने पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग वार्डों में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, बूथ पे जाएंगे और शक्ति केंद्र में जाके वहीं बैठ के दरी बैठक करेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील भी करूँगा कि जनता की जो माननीय मोदी जी की और माननीय धामी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचाएँ। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है निश्चित रूप से चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, एक तरफा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज किया। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से कांग्रेस को छोड़कर उनके सदस्य दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले कांग्रेस अपने दिलों को जोड़ ले। तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो है नेतृत्व विहीन कांग्रेस खड़ी है, वो किसको जोड़ने की बात कह रही। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत की ओर हम अग्रसर हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं। तो वो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने कांग्रेसियों को तो एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस में बिखराव है। कांग्रेस से लोग जो है खपा होकर दूसरे दलों में जा रहे हैं। रोज़ यही चल रहा है। एक तरफ से वो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, एक तरफ से कांग्रेस जो है उनके नेता कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये उनको मुबारक हो। इस राज्य में उनकी यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले उप जिलाधिकारी कालाढूंगी रेखा कोहली के नेतृत्व में कालाढूंगी तहसील में स्वच्छता अभियान की रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता रैली में कालाढूंगी के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कालाढूंगी तहसील की तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि खंड शिक्षा विभाग कालाढूंगी नगर पंचायत के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तहसील प्रशासन ने कालाढूंगी नगर क्षेत्र में स्वच्छता महाअभियान का आयोजन किया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समाज में स्वच्छता का प्रचार प्रसार करने हेतु 7 नवंबर को पूरे जनपद नैनीताल में स्वच्छता महाअभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में तथा उप जिलाधिकारी कालाढूंगी महोदय के निर्देशन में आज ईओ नगर पंचायत तथा खंड शिक्षा अधिकारी व तहसील के सम्मिलित सौजन्य से एक महाअभियान कालाढूंगी। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख अनिल धस्माना सोमवार को पौड़ी जिले के इंटरमीडिएट कॉलेज दुधारखाल पहुंचे, जहां पर उनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ माल्यार्पण कर विद्यालय में स्वागत किया गया। अनिल धस्माना ने विद्यालय में मौजूद रहे छात्र छात्राओं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो इसी विद्यालय से पढ़े लिखे हैं और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़े। उन्होंने सभी लोगों से मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की अपील की है ताकि वो अपना मुकाम हासिल कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से हर साल विद्यालय के 10 उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की। यहाँ 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा हूँ। मेरा गांव बगल में है तोली। तो जो मेरी मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने ज़िंदगी में सीखा शुरुआत दुधारखाल स्कूल से हुई थी। यहाँ आके बच्चों से मिलके, टीचरों से मिलके एक पुरानी यादें जो होती हैं, अब तो काफ़ी अच्छा स्कूल बन गया है। मेरे टाइम पे तो ये एक बहुत छोटा स्कूल था और पीछे एक बैरेक थी। अब तो काफ़ी नई बिल्डिंगें बन गई हैं। बच्चे भी काफ़ी, लड़कियाँ बहुत हैं इस समय। बहुत अच्छा लगा इतने बच्चे को मिलके। और मैंने रासायनिक, जैविक और परमाणु आपदा से निपटने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। प्रशिक्षित एसडीआरएफ के जवानों को गढ़वाल और कुमाऊं में तैनात किया जाएगा। तीनों ही मारक युद्ध क्षमता से निपटने में महारत हासिल कर चुके एसडीआरएफ की जवानों की तैनाती से राज्य हर विपरीत परिस्थितियों में निपटने की तैयार रहेगा। डीआईजी एसडीआरएफ ने बताया कि इन पोस्टों पर 45 प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया गया जाएगा और इनमें से 21 कर्मचारियों को 3 साल पूर्व प्रशिक्षित किया गया है। हमारा ये मकसद है कि जो हमारी एसडीआरएफ तैनात रहती है, किसी भी प्रकार के डिजास्टर से या इमरजेंसी से निपटने के लिए दक्ष हो और सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हों। अभी हमारे पास सीबीआरएन यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, ये इस तरह के डिज़ास्टर से लड़ने के लिए एसडीआरएफ की अबाउट हमारे पास 21 ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड हैं।
हमारा ये प्रयास है कि हम गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह एक एक टीम को रखें जो ट्रेंड हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्रीज़ में किसी प्रकार के गैस रिसाव की कोई सूचना प्राप्त होती है, कहीं पर हमने अभी लेटेस्ट देखा था रुद्रपुर में सिलेंडर से गैस लीकेज की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इन्हीं सब की ट्रेनिंग के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार ऑफ सीजन में हम SDRF की एक और टीम बनाएं। हमारा राज्य में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून के DAV PG कॉलेज के छात्र पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। नाराज छात्र अब भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने मंत्री धन सिंह रावत पर सीधा निशाना साधा। काफी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह जो हमें लग रही है कि भाजपा संबंधित संगठन जो DAV महाविद्यालय में है और पूरे प्रदेश में है, वो कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना उन्हें पिछले साल भी पड़ा था और इस साल भी उन्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि हार का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि भाजपा सरकार जो है वो चुनाव नहीं कराना चाह रही। और दूसरा कारण जो हमें लग रहा है कि भाजपा परिवारवाद और वंशवाद को आगे बढ़ाना चाहती है। तभी हम जैसे आम छात्र जो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर पिछले 6-7 सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं चाहती कि ऐसे आम छात्र चुनाव लड़े, चुनाव लड़के आगे बढ़े और आगे की राजनीति में बढ़े। संघर्ष समिति 2 तारीख से यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठी थी, लेकिन जब हमने 3 दिन आमरण अनशन किया, लेकिन सरकार का या इस संबंधी कोई मंत्री या कोई ऐसा कोई प्रशासन का जब कोई आदमी नहीं आया, तो हमने छात्र संघर्ष समिति ने हमने भूख हड़ताल का ऐलान किया और लगातार 3 दिन से हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिससे कि हमारे एक साथी आज की अचानक तबियत खराब होने से उन्हें कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल में वो रेफर कर दिया है। उनकी अचानक तबियत खराब हुई थी। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्दी क्या है, छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित हो जाए। अब छात्र संघ तिथि जल्द घोषित है क्योंकि छात्र संघ चुनाव विगत 2 वर्षों से नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ। चलो कहीं ना कहीं उस टाइम प्राकृतिक आपदा कोविड काल में नहीं हो पाया था चुनाव, चलो मैं मानता हूँ प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन अब 2022 में सब कुछ ठीक हो। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।